नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी महानगर के सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह अभियान बीजेपी के विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि समस्त बीजेपी कार्यकर्ता इस अभियान की रीढ़ है और उनका समर्पण भाव सदैव पार्टी को मजबूती प्रदान करता आया है। सीएम ने अपील भी की कि पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएं और सदस्यता अभियान को सफल बनाएं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस अभियान के तहत संपूर्ण उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़कर देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। सदस्यता अभियान संगठन पर्व को लॉन्च होने के अवसर पर हम आगे बढ़ रहा है। हम अपने इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो नए सिरे से सदस्यता अभियान में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारा संगठन का भी पर्व है। यह केवल पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है। कई बार हमको लगता है कि ये केवल औपचारिक एक कार्यक्रम हो रहा है। ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। 1 सितंबर को जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे सदस्यता अभियान का पहला सदस्य बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे हैं और सलाम क्रांति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद स्मारक का पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सीएम ने सालम शहीद स्मारक के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए कुल 50 लाख की घोषणा की है। इसमें पूर्व में शिक्षा मंत्री द्वारा की गई 25 लाख की घोषणा भी शामिल है। और सालम का यह पवित्र स्थान जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई, हमें याद दिलाता है कि आज जो हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वह इन्हीं शहीदों की बदौलत जी रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारत माता को आजाद कराने के लिए वो आगे बढ़ गए। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधायक लखपत बुटोला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मेरा पहला सत्र था। पहले दिन मुझे थोड़ा सा मौका मिला, लेकिन दूसरे दिन मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और दूसरे दिन मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं जरूर बोलता। मेरे 2 प्रश्न थे, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। मैं आपदा की बात करना चाहता था, पटरी से उतरी शिक्षा व्यवस्था की बात करना चाहता था, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। सरकार जनता के मुद्दों से दूर भाग रही है। जनहित से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूं, लेकिन जो विधानसभा के अंदर जाने का जो पहले दिन मेरा अनुभव था, मुझे लगा कि अच्छी बात होगी, हमें बात रखने का मौका मिलेगा। पहले दिन मैंने शिक्षकों को लेकर के जो विसंगतियां हैं पूरे शिक्षा विभाग में, उसको लेकर मैंने कहा है। और दूसरे दिन मुझे मौका मिलता, मैंने प्रश्न लगाए थे। 2 प्रश्न मेरे थे, एक चारधाम यात्रा को लेकर था और एक आपदा को लेकर था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सरकार चाहती थी सदन न चले और उन्होंने वैसे ही किया। और हमने बहुत मांग भी की थी। पहले दिन हमने कहा था 21 तारीख को जब सदन में कि हमें ये सदन की समावधि बढ़ाई जाए और हम लोगों के जो जनता के मुद्दे उस सदन में आ पाए, लेकिन सरकार सदन को चलने नहीं दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। रुद्रपुर में महिलाओं पर अपराध के विरोध में यूथ कांग्रेस ने गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया है, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उधम सिंह नगर पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। और इस धरने प्रदर्शन में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और जसपुर विधायक आदेश चौहान भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर शामिल हुए और साथ ही प्रदर्शनकारियों का भी आरोप था कि प्रदेश में लगातार महिलाओं संबंधी अपराधों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।
सरकार बहरी है, लेकिन आज का दौर जो है अपने यूथ के प्रदेश अध्यक्ष और महिलाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी बेटियों की लड़ाई इन्होंने लड़ने का काम किया। हमने सदन में भी रखा था लॉ एंड ऑर्डर में, क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज न बेटी सुरक्षित है न बच्चे सुरक्षित, क्योंकि जब एक नर्स कितना वेतन मिलता हो, क्या उसकी लूट के लिए हत्या हो सकती है? 10 दिन वो बच्ची गायब रहती है जो तलाकशुदा थी, अपनी बच्ची को पाल लेती जैसे मेहनत करके। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है। उसी को हमने विधानसभा के अंदर उठाया है। पर इस कप्तान के रहते न्याय मिलने की किसी को कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार के रहते भी कोई उम्मीद नहीं है। हालात बड़े बद से बदतर है। एक नहीं कई कांड हो गए यहाँ पर, एक नहीं आप देख रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं। बहन नर्स के साथ हुआ, हरिद्वार में हुआ हमारी एक बहन के साथ हमारी वहाँ बस के अंदर सामूहिक बलात्कार कांड हुआ। अंकिता का आज तक नहीं खुलासा हो पाया कौन सफेद पोस्ट था। हमारी लगातार मांग चल रही है कि हमारी बहनों को सुरक्षा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए कानून का सख्ती से अनुपालन हो और जो लोग गलत कृत्य में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो प्रकरण ऐसे हैं जिनकी जांच हमें लगता है कि ठीक तरीके से नहीं हुई है, उनकी जांच की मांग सीबीआई को सौंपे जाने की हमारी मांग है। और लगातार इन मांगों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और इस मांग को लेकर निरंतर लंबे समय संघर्ष चल रहा है। हमारे विधायकगणों ने सदन में भी ये मामला मजबूती से उठाया, लेकिन इस समय वर्तमान की सरकार अहंकार में ग्रस्त है। एसएसपी माफियाओं को संरक्षण देने में मस्त है और अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है कि हमारी बहनों को न्याय मिलेगा। इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और हमारी मांगे कुछ नहीं है। देखिए, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम महिलाओं के सम्मान के लिए और बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर, उसकी लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। चलिए, तस्लीमा हत्याकांड है या मोमिता हत्याकांड है, पुराना अंकिता हत्याकांड है, इसके खुलासे नहीं हो पा रहे हैं। घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम उनको अपने घर के बच्चों को सेफ ही नहीं कर पा रहे हैं आजकल। लेकिन आज का दौर जो है, आज संघर्ष का दौर है। आज हमारी मुस्लिम समाज की ओर से रामगिरी महाराज के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुस्लिम समाज ने एक सभा का आयोजन करके आपको बताते चले कि आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज के खिलाफ अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। इस मौके पर मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी का भी कहना है कि देश की गंगा जमुना की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर रही है और भारत को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के शाह पंचाले गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज ने इस्लाम के अंतिम महादूत के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने इस पर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए इंडिया जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान के अमन और अमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के लोग उठते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का गलत फायदा उठाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसके बावजूद एब्सोल्यूट राइट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में एक रामगिरी नाम के व्यक्ति ने एक मजहबी जलसा लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद इस्लाम के अंतिम महादूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा बातें करी। डोईवाला के जौलीग्रांट क्षेत्र में खेत में एक विशालकाय दिखने से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में 12 फीट का अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों के होश उड़ गए। अजगर को देखते ही चीख पुकार मच गई। शोर की आवाज सुनकर खेत में गांव वालों का जमावड़ा भी लग गया है। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए भी तत्काल मौके पर पहुंची है। आपको बताते चलें कि खबर डोईवाला से है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। अजगर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि डोईवाला से हैं, जहां पर बड़ा अजगर दिखने के बाद में वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लेते हुए अजगर को पकड़ा गया है। 12 फीट का यह अजगर देखकर ग्रामीणों में भी जो है होश फाख्ता हो गया, जिसके बाद
लोगों को जागरूक भी किया गया है। आपको बताते चलें कि वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया था और खेत से 12 फीट का अजगर बरामद किया गया, जहां पर वन विभाग ने उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality. ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलौर के मुंडलाना गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता और साथ ही जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया है, जिसमें जिला जज, सिविल जज सहित जनपद के सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। और साथ ही इस शिविर में पहुंचे ग्रामीणों को बहुउद्देशीय शिविर में विधिक जागरूकता के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। शिविर लगाया गया है। इस शिविर का उद्देश्य आम जन को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। आज इस शिविर में 25 विभाग, विभिन्न राजकीय विभाग उपस्थित हैं, जिसमें पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और बाल विभाग, अन्य सभी विभाग जो जनता जनार्दन से संबंधित हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। वे लोग आए हैं और अपनी स्कीम से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और बाकी हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जन जन जो है अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। अधिकारी उनकी से खटीमा के मुस्लिम और कुरैशी समाज के सैकड़ों लोगों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिस्ट को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही विगत कई सालों से बंद स्लॉटर हाउस को चालू करने की मांग उठ रही है। और ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सभी भैंस मीट व्यवसायी को नियमानुसार नगरपालिका से लाइसेंस प्राप्त है
और साथ ही भैंस मीट की बिक्री कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं विगत कई सालों से मानक पूरा न होने के कारण स्लॉटर हाउस बंद है, जिसकी वजह से मीट व्यवसायियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता कामिल खान की पहल पर कुछ दिन पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सावन महीने में मीट बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन वर्तमान में रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने पर मीट व्यवसायियों द्वारा मानक और नियमों के अनुसार स्वास्थ्य जानवर का मीट विक्रय करने और स्लॉटर हाउस शुरू करने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। स्लॉटर हाउस को जल्द से जल्द खोलने और मीट बिक्री की अनुमति प्रदान करने की भी मांग की गई है। वार्ड नंबर 5 में स्लॉटर हाउस है, उसको आए दिन बंद किया जाता है। कुछ वर्ष पहले उसको बंद किया गया था, जो मानक पूरे नहीं थे, और अब मुख्यमंत्री द्वारा सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी, उसमें स्लॉटर हाउस में खर्च भी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्लॉटर हाउस चालू नहीं किया गया है। इस माध्यम के द्वारा हम लोग हमारे पूरा समाज और कृषि बिरादरी ये सब इकट्ठा होकर एकत्र होकर यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो आए दिन दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं और राजनीतिक दबाव बनाकर इसको बंद कराया जा रहा है। सबने यही एसडीएम साहब से बात की है कि हमारा स्लॉटर हाउस जो मानक नहीं हुए उसको पूरा कराया जाए। कांग्रेस सेवा दल ने अपने आगामी कार्यक्रम की समीक्षा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में कांग्रेस सेवा दल की राज्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी विष्णु शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस की इस बैठक में तिरंगा यात्रा निकालने, ध्वज वंदन कार्यक्रम के अलावा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। तो वो लोग हैं जो तिरंगा लेके चले थे, ये लोग अब देखा देखी तिरंगे को अपनाने लगेंगे। अच्छी बात है, सद्बुद्धि इन लोगों में आई है और आनी भी चाहिए। हर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन तिरंगे को जिस तरीके से मान सम्मान से हम लोग डराते हैं, 16 तारीख को हमने देखा है लोगों ने इस तरीके से झंडे कहीं भी डाल दिए। एक नियम, एक कायदा होता है, झंडा तिरंगा हमारी मान है, हमारा सम्मान है। उसी तरीके से हम लोगों को इसका देखरेख भी करनी है। हर घर तिरंगा फहराने से नहीं होता है, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। हमारे दिल में तिरंगा है, हम लोग तिरंगा लेके चलने वाले, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और ये लोगों को आपको पता ही है नागपुर में कब इनका तिरंगा फहरा, 2 रंगे वाले लोग तिरंगे को क्या जाने। ये लोग नहीं, ये लोग हम लोग झंडे से जोड़ते हैं, डंडे से तोड़ते हैं। उत्तरकाशी में कुछ दिन पहले एक महिला लापता हो गई थी। परिवार वालों को महिला के कपड़े और अन्य सामान जोशियाड़ा झील भागीरथी नदी के पास मिले थे। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। सूचना के आधार पर खोजबीन के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, ड्रोन और बोट के माध्यम से जोशियाड़ा झील भागीरथी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो है जोशियाड़ा झील बेरा से जो है लापता है, उसके क्रम में हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारी जनपद स्तर की जो हमारी जो थाना कोतवाली की पुलिस है, आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी टीम वगैरह सब लोग जो है लगातार जो है यहाँ जोशियाड़ा झील में जो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है मनेरा से लेके और जो हमारा डुंडा वाला क्षेत्र है उसके तरफ भी जो है हमारी टीमें जो लगातार वहाँ पे जो है वहाँ पे सर्च अभियान जो है वहाँ पे चलाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की तरफ से भी जो है यहाँ पे बोट के माध्यम से भी और जो भी इनकी जो टेक्निक है उसके माध्यम से जो यहाँ पे सर्च किया जा रहा है। ऐसी सूचना मिली कि हमारी एक जोशियाड़ा बैराज के पास किसी लेडीज की जो जंप करने की घटना है, तो हमारी टीम तुरंत इस घटनास्थल पर पहुंची और बोट की मदद से लगातार इस घटनास्थल को सर्च कर रही है। इसके अलावा मैनुअली सर्च हम नीचे भागीरथी नदी की तरफ भी जारी रख रहे हैं, जिसमें कि बॉडी कहीं फ्लोट होती है फिर कहीं दिखती है, तो उसके लिए भी हम लगातार सर्चिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। इन्फॉर्म करेगी होंगे बैराज वालों को। रुड़की के माधोपुर गांव में एक युवक का शव तालाब में पड़ा मिलने से सनसनी मच गई है। सूचना के बाद गांव से सैकड़ों लोग तालाब पर पहुंच गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तालाब से शव को बाहर निकाला गया। पूरे मामले को लेकर पुलिस परिजनों की शिकायत के मुताबिक कार्रवाई भी कर रही है। मारा पुलिस वालों ने घेर घार को क्या करा। मेरा लड़का था जी, वसीम नाम था उसका, जिम का कारोबार था उसका। हाँ जी, मुझे ना पता जी क्या वजह रही, क्या तुम्हारी यहाँ बहन वो भी लड़की भी आई है आज। कितने बजे का वाकया है? मुझे नहीं पता जी इसका किस बजे का वाकया है। वो तो जिम पर हुआ था बेचारा माँ जी। ना मारा पुलिस वालों ने। जो ये मेरा चचेरा भाई है, चाचा का लड़का है। तो क्या मामला है? मामला यह है, ये माधोपुर अपनी बहन के यहाँ रखा था और किसी रंजिश के चलते पहले भी एक दो बार गाड़ी के से उससे, एक यह है प्रवीण सैनी, ये यहीं से है मतल्लापुर की साइड से, तो उनसे कुछ वो हुई होगी। पहले भी बाइक को ले गए कुछ भी, तो उन्होंने यहाँ आके उनसे कुछ बदतमीजी करी और फिर उन्हें पीटा और फिर पीटने के बाद उन्हें इसमें घेरा। कुछ ग्रामीण लोग जो उन्हें बचाने के लिए कह रहे थे कि सर इसे बचा लो, तो उन्हें भी मोजर दिखाई और उन्हें बचाने नहीं दिया। बंधे हुए थे रस्सी से और उसके यहाँ भी चोट लग रही और यहाँ भी चोट लग रही और दांतों पे भी चोट लग रही। पुलिस ने उसके पीछे दाबी दी, ये नहीं पता कैसे दाबी दे रखी थी। हमारे पे जैसे सुबह सूचना गई कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, हम सब लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे आए और फिर जैसे हम उसको निकालने के लिए 10-15 लोग तालाब में कूदे उसकी जान बचाने के लिए, तो उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए निकले। बाहर निकला पैर बंधे हुए थे रस्सी से। जो पुलिस कोई साथ नहीं थी निकालने के लिए। देखिए, रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों में गुस्सा है साहब इस बात को लेकर? देखिए, जो भी चीजें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रदेश के पूर्व काबीना पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि राजपुर रोड पर असले हॉल से घंटाघर, किशन नगर चौक, परेड ग्राउंड, सर्विस चौक ने नैनी बेकरी तक सड़क पर फुटपाथ कार्यों का हाल खराब है। नाली और फुटपाथ का काम अधूरा छोड़ दिया गया, इसके कारण पानी की लाइन भी क्षतिग्रस्त होने का पता नहीं चल सका है। स्मार्ट देहरादून स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट मैंने कहा, स्मार्ट शब्द ही बड़ा दुखद है, उसे फ्लॉप कर दिया यहाँ के प्रशासन नगर निगम में। स्मार्ट शब्द का अपना आप इतिहास है। अब इतना हजारों करोड़ रुपए आपको दिया, उसका आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। जगह जगह पानी भर रहा, नालियां टूट रही, सड़कें टूट रही और भी दुर्दशा देहरादून शहर की कर दी महानगर की। इसकी कहाँ स्मार्ट सिटी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। प्रशासक बैठे और लूट के माल ऊपर पहुंचा रहे, उनको क्या लेना देना है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भेल कारखाने से लगवाकर लगभग 1 करोड़ रुपए के सामान की चोरी का मामला भी सामने आया है। इस गंभीर घटना को लेकर आपको बताते चले कि भेल प्रबंधन की ओर से रानीपुर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन डोभाल ने बताया कि BHEL प्रशासन की ओर से भी रानीपुर पुलिस को शिकायत मिली है और इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा भी दर्ज किया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। BHEL प्रशासन द्वारा पुलिस को एक कंप्लेन रानीपुर थाने में दी गई, जिसमें इनकी कुछ वैल्यूएबल्स जो आवश्यक जो इनकी इन्वेंट्री थी वो चोरी की गई है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और सारे वेयरअबाउट्स हम लोग चेक करा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस में करीब 1.7 टन, करीब 17 कुंटल के आसपास जो लौह धातु है, टाइटेनियम की धातु है, वो यहाँ से चोरी हुई है। स्टिक्स जो है उसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया है, जिसकी कीमत करीब 1 CR के आसपास इनके द्वारा बताई जा रही है और इसमें हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी ही हम इसका खुलासा भी करेंगे। इसमें सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, सभी एस्पेक्ट पे हमारी जांच जारी है और जल्दी ही इसका। ज्यादा बारिश होने के चलते जलभराव की समस्या आ रही है और ऐसे में जलभराव की समस्या से राहत के लिए देहरादून नगर निगम ने टोल फ्री नंबर
जारी किया है। आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने जानकारी देते हुए कहा कि 13 जून से देहरादून नगर निगम में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया जा चुका है। बड़े डिलेमा में देखिए, गत वर्ष जो है स्थितियां काफी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। उसी को मद्देनजर इस बार जो हम लोगों ने शुरू से ही पूरी प्लानिंग करी और साथ ही साथ सोर्स रिडक्शन का कार्य शुरू किया। हमारी टीमें भी जहां जहां गई, जहां जहां बड़े प्रतिष्ठान हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, निर्माणाधीन भवन हैं, बेसमेंट्स हैं, जो मॉल्स के अन्य जगहों पे जहां पे जल भराव की समस्याएं थी, वहां पे लोगों के चालान भी करे हैं। बड़े डिलेमा। क्लास में इतना ही। नमस्कार।